Now moving towards the next question, which is right to freedom include the provision of, okay, first, right to freedom of movement and assemble peacefully without arms. Yes, you can move freely, just it should be peaceful without armaments. Second, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. येस, आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी ज़मीन लेके रह सकते हो, बस इट शुड बी नॉट एनी ट्राइबल एरिया बिकॉज दैट आर रिजर्व फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी. नेक्स्ट, फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस propagate a religion of your choice. No, this is not part of right to freedom, this is part of right to freedom of religion. कि आप रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, ये राइट टू फ्रीडम का पार्ट नहीं होता है. नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. येस, आप जो चाहो वो प्रोफेस कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन डी. नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म द सेट ऑफ पेयर्स गिवन बिलो एंड फाइंड द ऑड वन आउट. ओके, इसमें से जो गलत है हमें वो निकालना है जो ऑड है. फर्स्ट, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर. एकदम सही है, क्योंकि गांधी जी कहते थे, उनका मानना था देश का विकास करना है तो गाँव को विकास करिए. गाँव के विकास के लिए एग्रीकल्चर मुख्य बात है, बिना खेती के आप गाँव के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं. सेकेंड, सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ये सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, ये लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. नेक्स्ट, liberal directive principle to promote cottage industry. No, this is not part of liberal, this is part of Gandhian DPSP. क्योंकि गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट थे तो वो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे. फोर्थ, लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड. दिस इज़ करेक्ट. तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हैं, तो ऑड हुआ सेकेंड एंड थर्ड. दिस UCC इज़ पार्ट ऑफ DPSP अंडर आर्टिकल 44. ये इकलौती, मतलब ये वो वाली DPSP जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द कॉलम. ओके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड मेयर होता है तो इट विल बी थर्ड. पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है, इंटरमीडिएट टायर पे. पंचायती राज सिस्टम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है. जिला परिषद के इलेक्शन में चेयरमैन पार्टिसिपेट करते हैं. तो अगर हम ऐसे देखें, फर्स्ट का फोर्थ, तो इट विल बी ऑप्शन, सॉरी, फर्स्ट का थर्ड, अच्छा बी और सी दोनों में है. सेकेंड का फोर्थ, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन, which statement best describes communalism in India? Okay. Communalism is a form of religious tolerance. Oh my god, not at all. Communalism is a form of religious intolerance. Tolerance होगा तब क्यों communalism होगा, तब तो सब कुछ fraternity और brotherhood रहेगा. Communalism is a belief in the superiority of one religious group over the other. Near about is correct, best describe नहीं कर रहा है. कम्युनलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर पोलिटिकल मोबिलाइज. येस, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में कम्युनलिज्म को समझें तो कम्युनलिज्म का मतलब यही है जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजन का यूज़ करते हैं पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं. Last option, communalism is a secular ideology. Not at all. It promotes equality. No, it promotes inequality and hatred. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा hatred आता है, बहुत ज़्यादा violence होता है. Now next question. Which of the following best defines the sons of soil principle? Okay, मतलब मैं जिस ज़मीन का मैं बेटा हूँ वहाँ के रिसोर्सेज पे पहले मेरे अधिकार है. मतलब अगर मैं महाराष्ट्र का रेसिडेंट हूँ, मैं महाराष्ट्र का अगर डोमिसाइल है, मेरा बर्थ लेने वाला है स्टेट वहीं पे, तो वहाँ के रिसोर्सेज पे पहले मेरा राइट है, ना कि किसी और नॉन रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट पे. पहला, a principle advocating right for non-resident. No, this is advocating for the right of the resident. जो उस स्टेट का है पहले उसको मिले, फिर बाद में किसी और को. पॉलिसी प्रमोटिंग एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर द रेसिडेंट. एग्जैक्टली, सन ऑफ सॉइल का मतलब है कि अगर आप उस स्टेट के रेसिडेंट हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाए. इसीलिए आप देखोगे जब कभी
मतलब अभी भी जब कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म्स आते हैं, मान लो बीपीएससी का पेपर आए, बीपीएससी बिहार पीसीएस का पेपर होना है, तो जो बिहार के रेसिडेंट अगर वो फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपये फ़ीस होती है, और बिहार के नॉन रेसिडेंट अगर भरते हैं तो 200 रुपये फ़ीस होती है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये करेक्ट डेटा नहीं है, ऊपर नीचे होगा अमाउंट। तो जो डोमिसाइल है, जो उस स्टेट का रेसिडेंट है, उसको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिला ना कि तुम्हें 100 रुपये फ़ीस कम देनी है, तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है, पहले बिहार के रिसोर्स पे पहले तुम्हारा राइट है। सो इट विल बी ऑप्शन बी। Belief in the superiority of one own ethnicity over the other, no. Believe a policy for promoting multiculturalism, नहीं, and diversity, नहीं। इससे तो ये नहीं होगा ना, दे वांट कि हमारे स्टेट में हम ही रहें, अगर आप बाहर को बुलाओगे तब मल्टीकल्चरलिज्म आएगा, अदरवाइज तो इट विल बी यूनिकल्चर ओनली। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, वन पार्टी डोमिनेशन रिफ्लेक्ट। अगर कहीं पे वन पार्टी है तो इसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव पार्टी, करेक्ट। एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़, हाँ बिल्कुल। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक को ही नहीं पता है कौन सी पार्टी को आना चाहिए। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ पीरियोडिक इलेक्शन, बिल्कुल, अगर इलेक्शन भी नहीं होंगे तो भी वन पार्टी डोमिनेशन बनेगा। अब इसमें बताना है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन बी को देख रहे हैं तो तीनों ऑप्शन इसमें समा जा रहे हैं। अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ नहीं होंगे, अगर किसी भी स्टेट में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ नहीं होंगे, सो देयर विल बी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑल्सो, वहाँ का पब्लिक ओपिनियन भी बहुत डिस्टॉर्टेड होगा और वहाँ पे पीरियोडिक इलेक्शंस भी नहीं होंगे। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लिबरल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट विल इंश्योर, ओके, अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल रेगुलर इलेक्शंस होंगे, पीपल पार्टिसिपेशन भी होगा, पब्लिक ओपिनियन बहुत अवेयर्ड होगा, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होती। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है द सिविल सर्वेंट, द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट पोलिटिकली न्यूट्रल, दे आर एफिलेटेड टू सम पोलिटिकल पार्टी, वो किसी ना किसी पोलिटिकल पार्टी से लिंक्ड होते हैं। ऐसी ब्यूरोक्रेसी हमको नहीं चाहिए। हमें डेमोक्रेसी में हमेशा डेमोक्रेसी में हमेशा ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन से बहुत दूर रहती है, कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे। So the correct answer will be first, second and third. It will be option A. Now moving to next question. Now in UK has a single legislature, executive and judiciary. India on the other hand has which of the following options? Okay, India में क्या क्या चीज़ें हैं? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयर, सिंगल सिटीजनशिप भी है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी हमारी है, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन लोकल सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे यहाँ नहीं। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन 3 लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे और फिर लोकल लेवल पे, और ये बहुत इंटेंसली और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है। सो फर्स्ट इज़ नॉट देयर। क्वेश्चन इज़ इंडिया में क्या क्या है? सो इट विल बी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज़ ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, choose the correct option that suggests the manner in which executive head in a presidential form of government participate in the activities of the legislature. Okay, एग्जीक्यूटिव हेड्स प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर में कैसे पार्ट लेते हैं? पहला, द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस स्टेप इन, नो नो नो, द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस डू नॉट स्टेप इन। सी, दे सीक हेल्प फ्रॉम द सेनेटर्स, नहीं, सेनेटर्स और प्रेसिडेंट तो दूर दूर का वास्ता नहीं होता है। प्रेसिडेंट ड्राफ्ट लॉज, सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट लॉज फॉर देम, नो, दे टेक हेल्प ऑफ फ्रेंड्स इन द लेजिस्लेचर, जो उनके लेजिस्लेचर में फ्रेंड्स होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड से, वो उनसे हेल्प लेके जानने की कोशिश करते हैं कि लेजिस्लेचर में क्या चल रहा है और कौन सी चीज़ें हो रही हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, Constitution of US are drafted by Philadelphia Convention and has been in operation since 1789, while the Constitution of India was drafted and enacted by Constituent Assembly in 1946. Okay. In light of this statement, which one of the following option best describe nature of two constitution? दोनों का क्या best? अच्छा, इन सब में से best. First, partly rigid and partly flexible. ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का तो वेरी रिजिड है। सेकंड, बोथ रिटन एंड रिजिड, येस दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, दोनों ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों रिजिड हम कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन फ्लेक्सिबल नहीं है, ऑप्शन डी अनरिटन, ये भी नहीं है, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग।
Now moving to next question. Which of the following statement most accurately describes the principle of universal adult franchise? Okay, सबसे बेस्ट तरीके से UAF को कौन एक्सप्लेन करा? फर्स्ट, यूनिवर्सल राइट ऑफ एडल्ट सिटीजन टू वर्क इन अ कंट्री वेयर दे बिलोंग. नो, दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक राइट. इसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से लेना देना नहीं है. दैट राइट टू वर्क होना चाहिए. रॉन्ग. इट गारंटी एडल्ट सिटीजन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन. नहीं, UAF का मतलब इलेक्शन लड़ना नहीं होता. दिस इज पार्ट ऑफ पोलिटिकल राइट. नेक्स्ट, गारंटी एडल्ट सिटीजन. एडल्ट मीन्स 18+. राइट टू वोट, बिल्कुल. दो सर्टेन एक्सेप्शंस में भी, यस, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट रेस्ट एवरी 18+ कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसीजर. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ऑप्शन डी. It grant adult citizen right to vote, though the weight of vote may vary from person to person. No, अगर right to vote है so then there is one vote one value. हर vote की एक value होती है, वो value vary नहीं करती. Option D is wrong. So correct answer will be option C. Now moving to next question. This one. Which of the following are the difference between legislative process in House of Representative that of in the Senate? Okay, legislative process में दोनों में क्या difference है? First, Senate enjoy more freedom of debate than in House of Representative. Yes, ये statement बिल्कुल true है और ये अंतर भी सही है कि Senate में बोलने की ज़्यादा आज़ादी होती है क्योंकि वहाँ पे कम लोग होते हैं तो लोगों को बोलने का members कम होते हैं, so they get more time to speak. Whereas in comparison House of Representative में members ज़्यादा होते हैं तो उनके पास time कम होता है. अमेंडमेंट बिल आर ऑलवेज प्रपोज्ड इन द हाउस नॉट इन द सेनेट. नहीं, ये तो रॉन्ग है. अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं. पहले सेनेट में भी जा सकते हैं, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, या पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस हो फिर सेनेट में जाए. थर्ड, एन इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द हाउस नॉट बाय द सेनेट. नहीं, ऐसा नहीं है. इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड और वेट, this statement, impeachment can be initiated only by the house not by the senate. Yes, impeachment हमेशा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रेम करता है चार्जेस को, whereas the final decision on impeachment जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सेनेट करती है. तो ये डिफरेंस भी सही है. मनी बिल ओरिजिनेट ओनली इन द सेनेट नॉट इन द हाउस. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. मनी बिल हमेशा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रेजेंट होता है, इंट्रोड्यूस होता है और सेनेट उस पर फाइनल शेप देता है, फाइनल वर्डिक्ट देता है. सो अगर हम देखें तो उसमें पूछा है राइट क्या है, सो इट विल बी फर्स्ट एंड थर्ड. दैट इज ऑप्शन डी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम का क्या पार्ट है? बिल्कुल, राइट टू प्राइवेसी. येस, KS पुट्टास्वामी केस से राइट टू प्राइवेसी का मामला आता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में. राइट टू एजुकेशन, येस, 21A का पार्ट है जहाँ पे 6 to 14 years फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी ही देनी है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो रिलीजन का पार्ट है, राइट टू फ्रीडम का पार्ट नहीं. RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी राइट टू फ्रीडम का ही पार्ट है. दैट वी कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग नेसेसरी थिंग्स दैट वी वांट टू टेक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, विच इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. The basic purpose of पंचायती राज is give post to party members. नहीं, पार्टी मेंबर्स के लिए पंचायती राज का क्या मतलब है? B, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज. येस, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. अभी मैं आ रही हूँ इस ऑप्शन पे. टू कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली. नो, टैक्सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्टली ले ही रही है, GST स्प्लिट हो रहा है. टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल. नो, एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन विदाउट पंचायती राज ऑल्सो. इट कैन बी गिवन बाय इंडस्ट्रीज, इट कैन बी गिवन बाय द कंपनीज. वाई पंचायती राज इज नीडेड? पंचायती राज का बेसिक पर्पज़ है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज करना. पहली चीज़ तो डेमोक्रेसी को रूट पे लेके जाना, विलेज लेवल को लेके जाना. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड एट वन हैंड, एट वन लेवल, कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है. नहीं, पावर को डिसेंट्रलाइज करो, उसको शेयर करो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे. दैट इज एट सेंट्रल, देन स्टेट एंड देन एट द लोकल लेवल. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अर्बन डेवलपमेंट. ओके, अर्बन डेवलपमेंट किससे आया था भाई? 74 से आया था. किस ईयर में आया था? 1992 में आया था. रूरल किससे आया था? 73 से आया था. 1992 में आया था. फैक्चुअल डेटा आपको याद होना चाहिए. 73rd अमेंडमेंट 1992 किस शेड्यूल में था? 11th शेड्यूल में था.
और 74th अर्बन वाला किस में था, वो 12th शेड्यूल में था। 73rd रूरल किस पार्ट में था, पार्ट 9 में था। अर्बन किस पार्ट में था, पार्ट 9A में था, क्योंकि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंस ऑफ 11th एंड 12th शेड्यूल ये भी है। एंड अनदर पार्ट, कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, रूरल में 29 सब्जेक्ट्स हैं और अर्बन में कितने हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओके, ये हमारा लास्ट MCQ है।